करते हैं बड़ी खबर का जो उत्तराखंड से सामने आई है। बता दें कि धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में 12 फैसलों पर मुहर लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जो उत्तराखंड के देहरादून से सामने आ रही है। बता दें कि बैठक में पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं पर बड़े फैसले लिए गए हैं। 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित का लाभ मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि विक्रम और डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कुल 12 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं, ई रिक्शा वाहन, टैक्सी, साथ ही साथ आपको बता दें कि पर्यटन योजनाओं और पेंशन जैसे विशेष महत्वपूर्ण निर्णय जो हैं वो लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक के मुख्य निर्णयों की अगर बात करें तो 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित का लाभ मिलेगा। उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत वाहन कन्वर्जन पर सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया जाएगा। देहरादून की सीएनजी और BS6 सिटी बसों को 50% या अधिकतम 15 रुपए की सब्सिडी जो है वो मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि विक्रम और अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। बैटरी मोटर और साथ ही साथ आपको बता दें कि पेट्रोल वाहनों पर परिवहन टैक्स पूरी तरह से माफ होगा। केवल GST आपको बता दें कि देनी होगी। उत्तराखंड वर्दीधारी सिपाही और उप निरीक्षक पदों की परीक्षा अब एक साथ आयोजित की जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सब इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों की परीक्षा भी एक समान तरीके से कराई जाएगी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजित किए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इन पदों पर जल्दी भर्ती जो है वो कराई जाएगी। खास जानकारी आपको बता दें कि ये मिल रही है उत्तराखंड से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे बैठक में पर्यावरण मित्रों, स्वच्छता नियमावली, भर्ती परीक्षाओं पर बड़े फैसले लिए गए हैं। 2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित का लाभ मिलेगा। विक्रम और डीजल वाहनों के लिए आपको बता दें कि सब्सिडी योजना लागू की जाएगी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के देहरादून से सामने आ रही है। धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, 12 फैसलों पर मुहर लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे सहयोगी दिग्विजय, क्या कुछ खास जानकारी है इस पूरी खबर पर? अब देखिए, आज क्योंकि धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होनी थी और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं लगातार सरकार ने यह फैसला लिया है कि हम बहुत जल्दी कम समय अंतराल में लगातार बैठकों का आयोजन करेंगे कैबिनेट की। और ये कैबिनेट की बैठक इसलिए भी खास इस पर नजरें थी कि हाल ही में जो प्रस्ताव राजभवन के द्वारा वापस लौटा दिया गया था, पंचायती राज में संशोधन के लिए अध्यादेश जो भेजा गया था, उसको लेकर के सरकार क्या कोई फैसला लेगी, कोई निर्णय लेगी, इस पर सभी की नजरें थी। लेकिन उस पर ज्यादा कुछ फैसला सामने नहीं आ पाया है जनाबी। लेकिन जो महत्वपूर्ण 12 प्रस्ताव थे जिनको पेश किया गया कैबिनेट की इस बैठक में, और उन प्रस्तावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर्यावरण मित्रों से जुड़े हुए थे, स्वच्छता नियमावली से जुड़े हुए प्रस्ताव जो है वो पास किए गए। भर्ती परीक्षाओं और खासतौर पर जो वर्दीधारी भर्तियां होती हैं उत्तराखंड में, चाहे वो सिपाही लेवल की हो या फिर SI रैंक की भर्ती हो, उनको लेकर के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और पेंशन को लेकर के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। 2013 से जो कार्यरत लगभग 860 के करीब जो पर्यावरण मित्र हैं, उनके लिए एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि उनको भी अब जो मृतक आश्रित का कोटा होता है, जो लोग तब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उसमें मृतक आश्रित कोटे का लाभ भी उन लोगों को मिल पाएगा। इसके अलावा जो पर्यावरण को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं, जिनका कि पर्यावरण को देखते हुए काफी बड़ा इंपैक्ट माना जा सकता है। इसी में ही क्योंकि देहरादून की जो CNG और BS6 सिटी बसें हैं, तो ये CNG और BS6 सिटी बसों को 50% या फिर मैक्सिमम इसमें 15 लाख तक की सब्सिडी देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा डीजल वाहनों को लेकर और विक्रम को लेकर के तमाम तरह के कयास इससे पहले भी लगते आए हैं। सरकार ने फैसला लिया था कि जो डीजल वाहन है उनको धीरे धीरे हम सड़कों से हटाने का काम करेंगे। जो विक्रम देहरादून में चलते, क्योंकि वो भी डीजल से चलते हैं, वो भी इसके दायरे में आ रहे थे, तो उनको लेकर के भी ये फैसला लिया गया है कि जो विक्रम और अन्य जो डीजल वाहन हैं, जैसे सिटी बसेस हैं, जिनको हटाने का फैसला लिया गया था कुछ समय पहले, और इनकी जगह इलेक्ट्रिक बसों को रखने की जो सरकार तैयारी कर रही थी, तो इससे जुड़ा हुआ ये फैसला है कि इनको अब सब्सिडी योजना इनके लिए लागू की जाएगी। जो विक्रम चलाने वाले हैं, जिनको या तो हटाया जाएगा या फिर उन्हें आउटडेटेड कर दिया जाएगा, तो उसके लिए भी सब्सिडी योजना को लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो बैटरी और मोटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहन है, उन पर परिवहन टैक्स पूरी तरह से माफ किया जाएगा। ये फैसला भी कैबिनेट ने लिया है। टैक्स माफ किया जाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ जो GST होता है वो ही उनकी तरफ से दूसरी तरफ से दे रहेगा। इसको लेकर के फैसला हुआ है।
और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जो वर्दीधारी परीक्षाएं उत्तराखंड में होती हैं, सब इंस्पेक्टर के जो पद होते हैं, इनको लेकर के सब इंस्पेक्टर स्तर तक के जो सभी पद हैं, इनकी परीक्षा भी अब एक समान तरीके से कराई जाएगी। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजित किए गए हैं, जो कि इनमें एक स्थायी है और 14 पद जो है वो आउटसोर्सिंग से भरे जाएंगे, ये कहा गया है। इसमें 14 आउटसोर्सिंग लिखा गया है, लेकिन इसमें बड़ा देखने वाली दिलचस्प बात यह भी रहेगी कि कुछ दिन पहले ही कैबिनेट ने ही खुद का ये फैसला लिया था कि अब उत्तराखंड सरकार ने वो फैसला लिया था कि अब आउटसोर्सिंग या फिर संविदा से हम किसी भी पद को उत्तराखंड में नहीं भरेंगे, हर पद के लिए हम सीधी भर्ती का आयोजन करेंगे। तो इसमें जो 14 आउटसोर्सिंग वाले पद सृजन करने का फैसला लिया गया, तो इनको आगे देखना पड़ेगा भविष्य में किस तरीके से भरा जाएगा। नई पेंशन को लेकर के कुछ फैसले लिए गए हैं, इसमें जो अब ग्रेजुटी की सुविधा होगी ये भी दी जाएगी, और पुरानी सेवा व्यवस्था में होता था ग्रेजुटी की व्यवस्था होती थी, तो इसमें भी वही फैसला लिया गया है। इसके अलावा जो एसएनए अकाउंट है ये भी बनाया जाएगा, और एस्ट्रो ये नहीं होगा, जिससे लाभार्थियों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। और पर्यावरण मित्रों के मामले में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उनको मृतक कोटे का लाभ देने की कोशिश की जाएगी। अब रही बात इसमें पंचायत चुनाव को लेकर के, पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। जो पंचायती राज संशोधन में प्रस्ताव भेजा गया था राजभवन को, राजभवन ने वो प्रस्ताव वापस लौटा दिया। अब यहाँ पर सरकार के सामने दो रास्ते हैं। जैसा कि कैबिनेट की बैठक में ये चर्चा जरूर की गई कि इसमें आखिरी रास्ता क्या हो सकता है, क्या वो तरीके हो सकते हैं जिनसे पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो। तो उसमें यही अभी खबर सामने है कि पंचायत चुनाव को अगर करवाना है या फिर प्रशासकों का कार्यकाल आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए पंचायती राज संशोधन में एक्ट में आपको संशोधन करना पड़ेगा। और एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव जो अध्यादेश भेजा गया था उसको मंजूरी नहीं मिली, तो फिर उसमें आखिरी रास्ता विधानसभा का विशेष सत्र है। उत्तराखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और उसके बाद उस सत्र में उस पंचायती राज संशोधन एक्ट में जो एक्ट है उसमें संशोधन किया जाएगा। तो ये आखिरी रास्ता हो सकता है कि सरकार के पास हो इस चुनाव को लेकर के। हालांकि जो पंचायती राज सचिव है उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, जुलाई मिड तक हम पंचायत चुनाव करवाने के लिए तैयार हैं। और ऐसे में क्योंकि अब 1.5 महीना, क्योंकि नैना ये कार्यकाल खींचना लगभग तय है, और अभी प्रशासकों के हवाले भी जो उत्तराखंड की पंचायतें वो नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। वहां पर कोई भी प्रशासक, ना तो प्रशासक है ना कोई प्रतिनिधि है। तो ऐसे में इन चुनावों को जल्द से जल्द अगर सरकार करवाती भी है तो जुलाई मिड तक करवाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अध्यादेश की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। जो अब से लेकर के 1.5-2 महीने का समय है, उनमें जो प्रशासक है उनकी तैनाती करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये तमाम फैसले लिए गए हैं, और जिस महत्वपूर्ण फैसले पर लोगों की नजर थी भाई पंचायत चुनाव को लेकर सरकार क्या फैसला लेने वाली है, तो उसमें अपडेट यही है कि इसमें अंतिम रास्ता हो सकता है कि विधानसभा का सत्र ही हो। विशेष सत्र सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, मुख्यमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक विशेष सत्र को बुलाते हैं, उसमें एक्ट को लाते हैं, फिर वहां पर संशोधन किया जाता है, फिर उसके बाद ओबीसी आरक्षण तय होना है, अंतिम वोटर लिस्ट जारी होनी है। तो पंचायत चुनाव में अभी तैयारी के लिहाज से बहुत सारी तैयारियां बाकी है, और मानसून के साथ साथ चारधाम यात्रा का समय भी चल रहा है। ऐसे में हो सकता है कि अगर अध्यादेश लाते हैं या फिर संशोधन करते हैं तो वो एक लंबे समय तक रहेगा, और 2-4 महीने के बाद पंचायत चुनाव हो सकते हैं, ऐसी भी स्थितियां बन सकती हैं। दिग्विजय, आपने बहुत सारी जानकारी साझा की है, और देखिए सवाल ये भी कहीं ना कहीं उठता है, बहुत सी बातें आपने हमें बताई, लेकिन सवाल यह है कि 2013 से कार्यरत इन पर्यावरण मित्रों की आपने बात कही कि 2013 से कार्यरत है, लेकिन अब जाकर इनको मृतक आश्रित का जो लाभ है वो दिया जा रहा है। तो क्या इन सालों में, इतने वर्षों में कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही थी सरकार की ओर से, या फिर अब जो ये फैसला लिया गया है कहीं ऐसा तो नहीं कि धरातल पर उतरे ही ना? किस तरीके की तैयारी अब सरकार करेगी? अब बिल्कुल कर्मचारियों के ऐसे कई तरह के मामले रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण मित्र वाले कर्मचारी हों, दूसरे कोई कर्मचारी हों, शिक्षा विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों। कर्मचारियों की अपनी कई तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करना भी सरकार का ही काम है। लेकिन वक्त बे वक्त ये समस्याएं आगे बढ़ती जाती हैं, और सरकार इनको कई बार हम देखते हैं कि टालती भी रहती है, और काफी समय लग जाता है किसी भी केस को स्टडी करने के लिए सरकार को भी। तो ये फैसला पर्यावरण मित्रों को लेकर के जहां तक बात है, 2013 से कार्यरत जो पर्यावरण मित्र हैं उनको इस मृतक आश्रित कोटे का लाभ मिलेगा। तो इसमें ये वो लोग इसके दायरे में आएंगे जो 2013 से इसमें जॉब पर है, सर्विस पर है। अब जाकर के इसको अगर कैबिनेट से स्वीकृति मिली है, हरी झंडी मिली है, तो ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से इस फैसले को, या फिर इसके साथ साथ कैबिनेट के जो तमाम फैसले उनको सरकार इंप्लीमेंट करती है। और रही बात की पुराने समय से मामला चलता आ रहा है, ऐसे ही कई और मामले हैं, चाहे वो उपनल कर्मचारियों का मामला हो। हर कैबिनेट की बैठक में उपनल कर्मचारियों को भी ये उम्मीद रहती है कि इस कैबिनेट में उनको लेकर के कुछ नियमावली को लेकर के फैसला आएगा, सरकार कोई नियमावली बनाएगी, लेकिन वो भी अभी टलता जा रहा है। तो इन
चीजों को जल्दी से जल्दी सरकार निपटाए। ये कोशिश एक तरीके से सरकार के द्वारा करने की कोशिश भी की गई थी, ये फैसला लेकर कि अब हम कैबिनेट की बैठक जो है वो कम अंतराल में करेंगे। हम देख रहे हैं अभी लगभग एक सप्ताह पहले ही कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसके बाद 5 से 6 दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी। तो बैक टू बैक जो कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं, सरकार भी ये चाहती है कहीं ना कहीं कि जो मामले लंबित पड़े हैं कर्मचारियों के, दूसरे विभागों के, उनको जल्द से जल्द कैबिनेट में लाया जाए, कैबिनेट से उन्हें पास करवाया जाए और जाकर के उन पर कुछ धरातल पर जो काम है उसका इंप्लीमेंटेशन हो। दिग्विजय, एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। देखिए, कैबिनेट मीटिंग की आपने बात की कि लगातार देखिए कैबिनेट बैठक का जो आयोजन है वो किया जाता है, लेकिन इसमें जो घोषणाएं की जाती हैं पिछले वर्षों की अगर हम बात करें तो उन घोषित योजनाओं में कितनी जमीन पर उतारी गई है सरकार की ओर से? अगर हम एक मोटे मोटे आंकड़े की बात करें तो कितनी जमीन पर उतरी है? देखिए, कैबिनेट में जो भी फैसले आते हैं, सरकार का काम है फैसले लेना और नीति बनाना, उसको कैबिनेट से पास करवाना। कैबिनेट से अगर वो फैसला पास हो जाता है तो कोई एक्ट अगर कानून बनना हो तो फिर वो विधानसभा में आएगा, फिर उसको राजभवन की मंजूरी मिलेगी। ये एक लंबा प्रोसेस चलता है और अगर कोई कानून का मामला है, नियम कानून बनाना है, तो उसमें लंबी प्रोसेस ज्यादा खींच जाती है। रही बात कर्मचारियों की, अगर कोई समस्याएं हैं, उनके फैसले को लेकर के कैबिनेट कोई फैसला ले रही है, तो ये एक तरीके से एक प्राथमिक चरण है किसी भी काम के होने का। यहां से कैबिनेट फैसला लेगी और उसके बाद पूरी की पूरी जिम्मेदारी और पूरा का पूरा दारोमदार अधिकारियों के ऊपर है, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर है कि वो किस तरीके से कितनी जल्दी कैबिनेट के लिए इन फैसलों को इंप्लीमेंट करवाते हैं। यहाँ पर यह भी बहुत जरूरी हो जाता है ना कि सरकार इसका वक्त वक्त पर इसकी स्क्रूटनी करती रहे कि भाई कैबिनेट ने जितने फैसले लिए थे उतने फैसलों में से धरातल पर कितने उतर पाए हैं। तो इसकी स्क्रूटनी भी सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री भी अक्सर आपने देखा होगा कई बार समीक्षा बैठकें लेते हैं तमाम विभागों की, या फिर जो संबंधित विभागीय मंत्री हैं वो समीक्षा बैठकें लेते हैं अपने अपने विभागों की। तो उन विभागों की बैठकों में, समीक्षा बैठकों में यही चीज परखी जाती है, जांची जाती है कि कैबिनेट के कितने फैसले अभी तक धरातल पर उतरे हैं। और मैक्सिमम बार हम ये देखते हैं कि कैबिनेट में कोई फैसला अगर आ जाता है, हो जाता है, उसे स्वीकृति मिल जाती है, तो वो धरातल पर उतर ही आता है, चाहे उससे कुछ थोड़ा वक्त लगे, लेकिन वो धरातल पर उतर ही आता है। बहुत सारे फैसले ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत सारे टेक्निकल पेच उसके बाद फंस जाते हैं, तो उन फैसलों को निपटाने के लिए भी फिर समितियां बनती है, तमाम तरह की प्रोसेस चलती है, उनमें कुछ वक्त लग जाता है। लेकिन कैबिनेट ने एक बार अगर किसी फैसले को स्वीकृति, अपनी मंजूरी दे दी है, तो शासन का काम है, ब्यूरोक्रेट्स का काम है, अधिकारियों का काम है कि उन फैसलों को वो किसी भी तरह से जमीन पर उतारे, उनको इंप्लीमेंट करे। चाहे वो कोई योजना है तो उसका लाभ लोगों को मिले। अभी हम देख रहे हैं पर्यावरण मित्रों का ही ये मामला है, या फिर जो सब्सिडी देनी है उत्तराखंड सरकार को डीजल बसों को और डीजल से चलने वाले वाहनों को, विक्रमों को, जिनको हटाने के बाद बहुत पहले शुरू हो गई थी। तो ये प्रोसेस भी बहुत लंबा खिंचता चला जा रहा है। अब अगर सरकार फैसला ले रही है कैबिनेट में, तो उसके बाद अब जिम्मेदारी अधिकारियों के ऊपर कितनी जल्दी इनका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। दिग्विजय, इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है कि देखिए ज्यादातर नीतियां जो बनाई जाती हैं, तो क्या ये कहना गलत होगा कि उन्हीं वर्गों के लिए बनाई जाती है जो राजनीतिक रूप से लाभ पहुंचाने का काम करे, या फिर ये सच में जनता के लिए बनाई जा रही है जिससे जनता को लाभ हो? क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए, सरकार का काम है जनता के लिए काम करना, और जनता का हो सकता है कोई बड़ा वर्ग उसमें वोटर भी हो, तो जितना बड़ा संगठन होता है, हम देखते हैं अक्सर शिक्षा विभाग के मामलों में या फिर स्वास्थ्य विभाग के मामलों में, क्योंकि शिक्षा विभाग उत्तराखंड का सबसे बड़ा विभाग माना जाता है, और बहुत सारे शिक्षक संगठन हैं, बहुत सारे, चाहे वो प्राथमिक के हों, प्राथमिक के अलग है, माध्यमिक के अलग है, उच्च शिक्षा के अलग है, इंटरमीडिएट के अलग है, प्रवक्ताओं के अलग हैं। तो ये शिक्षक संघ, शिक्षकों का जो वर्ग है वो बहुत बड़ा वर्ग माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि अगर शिक्षकों से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो वो लोग अपने संगठनों के जरिए सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश भी करते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि सरकार ऐसे संगठनों के मामले में, या फिर जहां पर इंपैक्ट बड़ा होता है, जहां पर उसके स्टेक होल्डर बहुत सारे होते हैं, उन मामलों में सरकार ये कोशिश करती है कि जल्द से जल्द ये फैसला लिया जाए। और सरकार का काम है नीतियां बनाना, और नीतियां सरकार को ये सोच करके बनानी चाहिए कि इन नीतियों से जनता लाभान्वित हो, अंत में जाकर के बाहर इस उत्तराखंड के जो अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति है उसको इन योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो सरकार का काम है उनके लिए नीतियां बनाना, फिर चाहे उसमें कोई वर्ग हो, किसी को उससे लाभान्वित होना हो, तो वो एक बात की बात आ जाती है, लेकिन उसी को देखते हुए सरकार नीतियां बनाती है और कैबिनेट में तमाम वो फैसले लाए जाते हैं जहां से उनको पास किया जाता है। दिग्विजय, इसमें रोजगार की भी बात सामने आई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि देखिए जिस तरीके से पहाड़ के जो लोग हैं वो लगातार कमाने के लिए बाहर की तरफ निकलते हैं, उत्तराखंड में बेहद जो स्थिति है वो खराब कहीं ना कहीं नजर आती है, तो आपको क्या लगता है कि इन सभी फैसलों के बाद से क्या अब युवा ये सोच ले कि हमें नौकरियां मिलेंगी, क्योंकि जिस तरीके से पदों की जो स्वीकृति की बात यहाँ पर की जा रही है, नियुक्तियों की बात की जा रही है? बिल्कुल, उम्मीद तो रहती है किसी न किसी युवा को कि उत्तराखंड की जो सरकारी नौकरियां उसमें उसकी भी हिस्सेदारी हो। इसके लिए
अभी सरकार लगातार दावा ये कर रही है कि पिछले 3 सालों में उन्होंने करीब 20 से 22 हजार लोगों को रोजगार से जोड़ा है, रोजगार दे दिया है सरकारी नौकरियों में। और भर्तियां भी हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ सरकार ने करने की कोशिश की है। मुझे अभी भी याद है जब तीरथ सिंह रावत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री पद से जब उनको हटाया जा रहा था, अब सरकार उसे संवैधानिक हवाला दे रही थी, लेकिन जो भी कारण थे, 2-3 महीने का जो उनका कार्यकाल था, तो हटते हटते जाते जाते तीरथ सिंह रावत ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि हम उत्तराखंड में आने वाले समय में लगभग 10 से 12 हजार पदों का उन्होंने जिक्र किया था। तो वहां से वो एक काम छोड़ गए थे आने वाली सरकारों के लिए, और उसी काम पर सरकार आगे भी बढ़ी है। भर्तियां निकाली गई, तमाम तरह की भर्तियां, चाहे वो यूके SSS की भर्तियां हो या फिर यूके PSC की भर्तियां हो, ये तमाम भर्तियां हमने देखा। वन दरोगा की अभी भर्तियां निकाली गई, प्राइमरी टीचरों की भर्तियां निकाली गई। तो उम्मीद रहती है कि पलायन का सबसे बड़ा कारण उत्तराखंड में रोजगार है, रोजगार से जोड़ने की कोशिश लोगों को की जाए। और हर कैबिनेट की बैठक में हम देख रहे हैं कि रोजगार से रिलेटेड एक न एक इशू या फिर एक न एक मामला, एक न एक प्रस्ताव जरूर आ जाता है। वैसा ही इस बार भी किया गया है। जो वर्दीधारी है, खासतौर पर जो वर्दीधारी परीक्षाएं होती हैं, भर्तियां होती हैं, उसमें पुलिस के जवान आ सकते हैं, उसमें होमगार्ड के जवान आ सकते हैं, उसमें दूसरे जवान आ सकते हैं जो वर्दी को पहनते हैं। उसके लिए एक साथ भर्ती करने का फैसला इस बार कैबिनेट ने लिया है। और जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसमें भी कहा जा रहा है कि भाई 15 पदों को ये लोग सृजित कर रहे हैं। 15 ये पद नए होंगे तो जाहिर सी बात है कि नई वैकेंसीज 15 और खुलेंगी उत्तराखंड में। और इन 15 में एक स्थायी और 14 आउटसोर्स अगर बताया जा रहा है, तो आउटसोर्स किस तरीके से होगा, जब सरकार खुद ही कुछ समय पहले ये तय कर चुकी है कि आउटसोर्स से भर्ती नहीं करेंगे। तो ये हर कैबिनेट की बैठक में अगर रोजगार से रिलेटेड कोई इशू आता है और रोजगार को बढ़ाने से रिलेटेड कोई इशू आता है, तो उससे युवाओं को भी उम्मीद रहती है कि अब उनका भी नंबर कहीं ना कहीं आएगा। अगर सृजन पद ज्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो आर्थिकी उससे जुड़ी रहती है, और एक बड़े पैमाने पर एक बड़ा वर्ग युवाओं का उससे लाभान्वित हो सकता है। दिग्विजय, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देखिए बड़ी बड़ी बैठकें और वादे और दावे तो लगातार सरकार कर रही है, लेकिन अगर उत्तराखंड में धरातल स्थिति की बात करें तो कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो जर्जर नजर आते हैं। हमने बात की यहाँ पर ई-रिक्शा की, बसों की, डीजल की, बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन अगर हम यहाँ की सड़कों के हालात देखें, यहाँ पे पानी की व्यवस्था को देखें, तो काफी ज्यादा गंभीर स्थिति नजर आती है। तो बड़े बड़े स्तर पर तो सरकार जो है वो काम करने का वादा और दावा ये दोनों करती नजर आ रही है, लेकिन क्या हकीकत में जमीनी चीजों को देख पा रही है सरकार? बिल्कुल, मूलभूत समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान जरूर होना चाहिए। और ये जो बड़े फैसले सरकार लेती है वो फैसले अपनी जगह हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्या है जिसमें सड़क, शिक्षा, रोजगार, पानी, बिजली, ये जो जनता की मूलभूत समस्याएं, इनको भी देखना काफी ज्यादा जरूरी है। और खासतौर पर हम बात करें राजधानी देहरादून की, तो स्मार्ट सिटी को बनाने का एक दौर चला था। कई मैक्सिमम जो एरिया देहरादून का है सड़कों का, वो पिछले काफी समय से खुदा हुआ है। बहुत जगहों पर सीवर लाइनों के काम पिछले 2-3 सालों से चल रहे हैं, अभी तक पूरे नहीं हुए। और हम देख रहे हैं कि हाल ही में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और उन बारिश का असर ये है कि सड़कों पर जगह जगह पर फिसलन है, मिट्टी है, लोगों को परेशानी होती है, सुबह स्कूल के बच्चों को परेशानी होती है। कूड़े के निस्तारण के लिए कई बार बातें उठ चुकी हैं, समस्याएं उठ चुकी हैं देहरादून में, लेकिन कारगी चौक के आगे जो डंपिंग यार्ड बनाया गया, वहां से सुबह बहुत सारे लोगों की शिकायतें आती कि भाई स्कूल जाते समय एक तो जाम लग जाता है, वहां पर कूड़े का ढेर रोड के बीच में आ जाता है, और दूसरा दुर्गंध इतनी कि आसपास के लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए भी अभी कुछ दिन पहले नगर निगम में तहलका डिजिटल पर ही वो जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो नगर आयुक्त नमामि बंसल है उनका चला था, तो उनका यही कहना था कि इस डंपिंग यार्ड को वहां से शिफ्ट करने की लगातार कोशिश की जा रही है, और कूड़े के लिए कूड़े को उठान के लिए और जो सफाई व्यवस्था है उसके लिए भी काम नगर निगम की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन ये मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क का मामला हो, बिजली का मामला हो, पानी का मामला हो, सफाई का मामला हो, इन मूलभूत समस्याओं को देखना सरकार का काम है। और बड़े फैसले अपनी जगह, लेकिन ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं इन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया खास जानकारी देने के लिए दिग्विजय। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।